नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में राजभवन कूच किया। राजभवन कूच करने पहुंचे कांग्रेसियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर हाथी बड़कला के पास रोक लिया और इस बीच कांग्रेस नेताओं और पुलिस प्रशासन के बीच जमकर झड़प देखने को मिली। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद कांग्रेसियों को आधे रास्ते से वापस लौटना पड़ा। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आह्वान पर गौतम अनानी मामले और मणिपुर हिंसा सहित विभिन्न मामलों को लेकर देशव्यापी राजभवन कूच किया गया। इस दौरान उत्तराखंड में भी भारी संख्या में कांग्रेस नेता राजभवन घेराव में शामिल हुए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश प्रभारी सुरेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। मजबूरी है, उनको अपनी ड्यूटी करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में भी एक भाई का दिल है जो मणिपुर की बहनों के लिए धड़कता होगा। उनके मन में भी प्रश्न होगा कि आखिर मजबूर है, उनकी मजबूरी है, उनको अपनी। तो कांग्रेस के राजभवन कूच को लेकर सत्ता पक्ष ने निशाना साधा है और बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर खेल कर रही है और सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री, देश की जनता जानती है कि कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, इसलिए वो अपनी बात को सच साबित करने के लिए बार बार झूठ बोल रही है और कांग्रेस पूरी तरह से विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रही है और देश के प्रधानमंत्री और देश को बदनाम करने के लिए विदेशी ताकतों का समर्थन कर रही है, उनका सहयोग ले रही है। इसलिए विदेशी मीडिया में जो भी प्रकाशित होता है उसका बहाना लेकर के कांग्रेस पार्टी सदन को नहीं चलने देती है या सड़क पर उपद्रव मचाने की कोशिश करती है। इसलिए कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा है जो देश के खिलाफ जो ताकतें हैं उनका समर्थन करती है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और देश की छवि को खराब करने की कोशिश करती है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा के दौरान उत्तराखंड की तरह ही दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी को लागू करने की बात कहकर बीजेपी के वैचारिक एजेंडे को अमली जामा पहनाने की राजनीति का खुलासा कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि किस रूट के जरिए यूसीसी पर आगे बढ़ा जाएगा। अमित शाह ने साफ साफ शब्दों में कहा कि उत्तराखंड की तर्ज पर बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी को लागू करेंगे। ऐसे में यह माना जा रहा है कि 370 और एक देश एक चुनाव की तरह संसद के बजाय विधानसभा के जरिए अपने एजेंडे को अमली जामा पहनाएगी। और यूसीसी को लेकर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री देवेंद्र सिंह ने कहा कि यूसीसी को लागू करने की दिशा में उत्तराखंड बीजेपी शासित राज्यों के लिए एक मॉडल बनकर उभरा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वादा किया था कि उत्तराखंड में सरकार बनी तो यूसीसी को लागू करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने वादे के मुताबिक यूसीसी के लिए पहले 5 सदस्यीय एक कमेटी बनाई और उसकी सिफारिशों के आधार पर यूसीसी को लागू किया। उत्तराखंड बीजेपी शासित राज्यों के लिए नजीर बना। अंबेडकर जी, लोहिया जी, केएम मुंशी, एचवी कामत, इस सब ने इसका विरोध किया है। 1973 से 16 तक 11 बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है। आप नहीं ला सकते, तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठते। बैठिए, मैं बताता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू होने जा रहा है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। माननीय धामी जी ने इसकी घोषणा चुनाव से पहले की थी और चुनाव के तुरंत बाद जो है इस पर कार्य प्रारंभ किया था। अब ये अंतिम चरण में है और बहुत शीघ्र ही इसको प्रदेश में लागू किया जाएगा। और हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संसद में जो बयान दिया है तो निश्चित तौर पर उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारी सरकार की पीठ थपथपाई है और ये अपने आप में एक ऐसी शुरुआत हो गई है जिसका प्रभाव केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश में होने वाला है और अन्य राज्यों के द्वारा भी जो है वो इसके बारे में जानकारी ली जा रही है। बात केवल भारत की नहीं है बल्कि अमेरिका जैसे देश भी उत्तराखंड के यूसीसी को लेकर के उसमें रुचि दिखा रहे हैं। कल ही भारत में जो अमेरिकी दूतावास है उसके 2 वरिष्ठ अधिकारी
जो है वो कल मुझसे मिलने के लिए घर पर आए थे और उन्होंने उत्तराखंड के यूसीसी के बारे में जानकारी मुझसे ली और मैंने विस्तार से जो है इसकी जानकारी उनको दी और ये भी बताया कि जनता इसके साथ खड़ी है और यूसीसी को लेकर के जो परिवर्तन है वो देश में दिखाई देने लगा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री तो यूसीसी कानून को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में जनवरी से यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा और सीएम धामी ने ऐलान किया है कि जनवरी से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और यूआईआईडीबी की बैठक में यह फैसला लिया गया और अधिकारियों को बैठक में निर्देश दिए गए हैं। तो समान नागरिक संहिता को लेकर सीएम धामी का ऐलान, जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता राज्य में लागू किया जाएगा। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंत्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरीके से यूआईआईडीबी की बैठक और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री का ये पूरा ऐलान कि 2025 जनवरी से समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगा, और क्या कुछ जानकारी आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि यूसीसी को लेकर उत्तराखंड सरकार पहले से ही अपनी तैयारी यहाँ पर कर रही थी। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो यूसीसी कानून को लागू करने का वायदा यहाँ पर कर चुका है और पूरी तैयारी अभी तक यहाँ पर हो चुकी है। ड्राफ्टिंग कमेटी की तरफ से ड्राफ्ट यहाँ पर बना लिया गया और इसको लेकर ये कह सकते हैं कि ड्राफ्ट में जो सुझाव आने चाहिए थे वो सुझाव अब तक यहाँ पर ग्रहण किया जा चुका है। तैयारी शासन स्तर पर इस चीज की थी कि जो राज्य के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो पुलिस के हों या फिर शासन के हों, उन सभी की ट्रेनिंग कैसे इस कानून को लेकर यहाँ पर कराई जाए, क्योंकि जब इस कानून का इम्प्लीमेंट यहाँ पर होगा तो फिर जो कर्मचारी और अधिकारी है वो इस कानून से वाकिफ हो और उसी के अनुरूप यहाँ पर कार्य हो सके। अब ये कहा जा सकता है कि लगातार सरकार की तरफ से उस दिशा में काम यहाँ पर हो रहे थे। जो विधि विभाग है वो इन सब चीजों को लेकर तैयारी और कर्मचारियों के प्रशिक्षण वर्ग की तैयारी यहाँ पर कर रहा था और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जनवरी 2025 से यूसीसी कानून को लागू करने का काम उत्तराखंड में किया जाएगा। और जिस प्रकार से अभी तक की तैयारी रही है, कल खुद गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में इस बात की जानकारी दी थी कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने यूसीसी कानून को मॉडर्न कानून के रूप में लागू करने का निर्णय लिया है, जो अब तक की देश की किसी राज्य ने नहीं किया। तो ऐसा में समझा जा सकता है कि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कानून को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की तैयारी यहाँ पर करती है और उसी के निमित्त उन्होंने ये वायदा यहाँ पर किया। तो अब तक की तैयारियों में यही सब चीजें नजर आ रही है कि धामी सरकार जल्द ही जनवरी 2025 में इस कानून को धरातल पर उतारने का काम कर सकती है। पूर्व में सरकार की तरफ से 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दिन इस कानून को धरातल पर उतारने की तैयारी यहाँ पर की गई थी, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी अड़चनें यहाँ पर थी जिसके चलते ये कह सकते थे कि सरकार ने इसको थोड़ा सा और डिले करने का काम यहाँ पर किया था। लेकिन अब इस कानून को जमीन पर उतारने के लिए अभी क्या कुछ प्लानिंग करनी बाकी है और क्या कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से? बिल्कुल, मुख्यमंत्री की तरफ से खासतौर पर पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं, पुलिस की जो नियमावली है उसमें इस सब चीजों को लेकर अनुरूप कार्य करने के लिए कहा गया है। वैसे समझा जा सकता है कि अधिकारियों कर्मचारियों के जो प्रशिक्षण की जो तैयारी चल रही थी उसका इंतजार सरकार को यहाँ पर था और अब वो तैयारियां भी लगभग अंतिम चरण में है और जल्द ही ये तैयारी पूरी होते ही सरकार इसे जनवरी में लागू कर सकती है। तो अब मतलब जिस तरीके से अब सब कुछ प्लानिंग हो चुका है और गृह मंत्री अमित शाह ने भी जिक्र किया, अब इसकी पहल ये हो रही थी कि भाई जो नवंबर में लागू किया जाना था वो तो हुआ नहीं, अब जनवरी 2025 से मुख्यमंत्री ने भी ऐलान कर दिया कि इसको लागू किया जाएगा। इसमें अभी कितना मतलब ये कहा जाए कि अभी क्या कुछ तैयारी होनी बाकी है और क्या कुछ तैयारी की जा चुकी है, उन तैयारियों को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, सबसे पहले ये कह सकते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी कानून को लाने का वायदा राज्य की जनता से किया था। उस वायदे को पूरा करने के लिए सरकार ने सत्ता संभालते ही ये कह सकते हैं कि विशेषज्ञ कमेटी का गठन यहाँ पे किया था। तो सुप्रीम कोर्ट की जज रही रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी यहाँ पर बनाई गई थी जिसमें उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्य सचिव सत्येंद्र सिंह भी यहाँ पर शामिल थे। इसके अलावा विशेषज्ञ जो इस टीम के लिए जरूरी थे उन सभी को यहाँ पर शामिल करने का काम किया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट बनाने का काम किया, सरकार को ड्राफ्ट सौंप दिया गया। उसके बाद ड्राफ्ट में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है
उसको लेकर एक अलग से कमेटी बनाने का काम पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में यहाँ पर किया गया। उसमें कानून के भी और विधि विभाग के भी दोनों के अधिकारी यहाँ पर सम्मिलित रहे। उन सब चीजों को लेकर एक ड्राफ्ट बनाने का काम किया गया कि जो नियमावली होगी वो किस रूप में होगी, कैसे काम किया जा सकता है, क्योंकि सरकार सभी वर्गों को इसमें सम्मिलित करना चाहती है, सभी के एक समान अधिकार हो, उन सब चीजों को देखना चाहती थी। इसीलिए विशेषज्ञ समिति का गठन यहाँ पर कर लिया गया था। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा के दौरान उत्तराखंड की तर्ज पर दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी की बात उन्होंने की कि इसी की तर्ज पर लागू किया जाएगा यूसीसी। और उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा कि यूसीसी को लागू करने की दिशा में उत्तराखंड बीजेपी शासित राज्यों के लिए एक मॉडल बनकर उभरा है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने राज्य को यूसीसी करने के लिए मार्गदर्शन किया और यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। जल्द ही हम इसके प्रावधानों को लागू कर देंगे। जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले ये यूसीसी लागू करने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया और हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने जो अपना संकल्प रखा था विधानसभा के आम चुनाव में, वो हमारा संकल्प पूरा हो रहा है और हमने जो वायदा किया था वो पूरा हो रहा है। और माननीय गृह मंत्री जी ने कल लोकसभा में, उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में इसका उल्लेख किया है। मैं पूरे उत्तराखंड की जनता की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। हम सब गौरवान्वित हैं कि हमें देश की आज़ादी के बाद जो देश का संकल्प था, हमारी पार्टी का संकल्प था, वो सबसे पहले उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। हमने विधेयक के रूप में उसको बना दिया है और ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकल रही है और पूरे देश को आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा। तो आज इंडिया वॉइस पर आपको ऐसी कहानी सुनाएंगे जिस कहानी को सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। आपने आज से पहले कई माँ बाप को भगवान के दर पर बच्चों के लिए मन्नत मांगते हुए देखा होगा, लेकिन हरिद्वार का एक माता पिता ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए भगवान के साथ साथ आम लोगों से भी सहयोग की अपील कर रहे हैं। दरअसल हरिद्वार का आहूजा परिवार है जो अपने आप में पूर्णतया सक्षम था, लेकिन एक बीमारी किस तरह से पूरे परिवार को आर्थिक रूप से तोड़ देती है, इस कहानी से आपको पता लगेगा। आहूजा परिवार के 2 बच्चों को डीएमडी यानी ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की बीमारी है, जिसमें बच्चे की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और धीरे धीरे बच्चे को पैरालिसिस हो जाता है। इसके बाद बच्चे की मौत भी हो सकती है। और इसी बीमारी को झेलते परिवार से जब इंडिया वॉइस ने बातचीत की तो बताया गया कि पहले बच्चों में दिक्कत दिखी, फिर डॉक्टरों ने इसे नॉर्मल बताया। बाद में पता चला कि बच्चे को डीएमडी प्रॉब्लम है। बाद में दूसरा बच्चा भी इसी बीमारी से ग्रसित हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि ये बीमारी जेनेटिक है। माता पिता ने बताया कि बच्चों की बीमारी में उनकी सारी सेविंग खत्म हो चुकी है। उन्होंने प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं से मदद की गुहार लगाई, जिसमें प्रशासन ने मदद करने का आश्वासन दिया है और उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स भी लिए गए हैं। इसी के साथ उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा कई सामाजिक संस्थाओं में जो कि इस तरह की बीमारियों में मदद करते हैं, उनसे मदद मांगी गई है और हमें उम्मीद है कि हमारे दोनों बच्चों को कोई ना कोई संस्था मदद ज़रूर करेगी। उनके लिए ये वीडियो बनने जा रही है, उनकी हेल्प के लिए। एक्चुअली मेरे दोनों बच्चों को डकुचिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जिसमें कि शरीर की पूरी मांसपेशियां टूटती हैं और धीरे धीरे बच्चे बिल्कुल बेड पर आ जाते हैं। तो उसके लिए हमें एक नया ट्रीटमेंट मिला है। तो वो ट्रीटमेंट हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में हम लोग कर रहे थे 9 साल से, और अब हमारे को डॉक्टर BS राजपूत हैं बॉम्बे के, तो दिल्ली में आके ट्रीटमेंट करते हैं और उनसे हमें एक होप मिली है कि हमारे बच्चों की मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी और हमारे बच्चे चलने फिरने पाएंगे इजीली। तो बचपन की कई वीडियोस हैं मेरे पास बच्चों की, पूरा फुल ऑन एक्टिव थे दोनों बच्चे। और जो बड़े वाला बेटा है मेरा, उसने साइकिलिंग भी करी, फुटबॉल खेलना, बास्केटबॉल खेलना, ट्यूशन जाना, सब कुछ करना, हर एक्टिविटी उसने करी है। टीचर्स बोलते थे स्कूल में कि इसको क्या है ऐसा कि ये टिकता ही नहीं है बिल्कुल भी स्कूल में, इतना नॉटी था ये। मैं पहले आप सबका नमस्कार करना चाहता हूँ इंडिया वॉइस का, कि जो हमें इस चीज़ के लिए आगे लेके आए और हमारी हेल्प करने के लिए सबसे आगे आए। मैं इन दोनों बच्चों के लिए बताना चाहता हूँ कि अभी जो इनका अभी हम बेटे का एक ट्रीटमेंट करा गया है, बड़े वाले का, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था। तो बड़े वाले बेटे का हमने अभी बोन मैरो ट्रीटमेंट कराया दिल्ली पे,
तो उसका फर्स्ट विजिट का जो खर्चा आया विद मेडिसिन लगभग 5 से 5.5 लाख रुपए आया। और ये ट्रीटमेंट 3 साल तक रेगुलर चलना है। 3 साल रेगुलर दोनों का होना है। तो अगर हम इस विजिट की बात करें तो हम दोनों बच्चों की विजिट 10 से 11 लाख रुपए का खर्चा बैठता है दोनों बच्चों का। और इसमें अब उनसे बात करिए कि इसमें एक नया ट्रीटमेंट और आया है जिसको एक्सॉन्स थेरेपी बोलते हैं। उसका जो ट्रीटमेंट का जो खर्चा है लगभग पर ईयर का 1.5 से 2 करोड़ का है एक बच्चे का। मैं सबसे सरकार से, जनता से सबसे अपील करना चाहता हूँ कि मेरी हेल्प करने के लिए आ गए, जिससे कि ये दोनों बच्चे ठीक हो गए। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सीमांत मुख्यालय रानीखेत में सशस्त्र सीमा बल ने अपना 61वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया और इस अवसर पर डीआईजी डीबी सुहाद ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित करते श्रद्धांजलि दी। बल के जवानों ने डीआईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और इस उपलक्ष्य पर जवानों और अधिकारियों के बीच विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। आपको बता दें कि 1963 में बल का गठन चीन युद्ध के बाद में किया गया था। वर्तमान में बल का मुख्य दायित्व भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं की रक्षा के लिए है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां राज्य कर विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें कि कर विभाग ने आयकर स्क्रैप फर्मों पर छापेमारी कर 12 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट का फर्जीवाड़ा उजागर किया है। जांच में सामने आया है कि कारोबारी फर्जी बिलों के जरिए से आईटीसी का लाभ उठा रहे थे और कार्रवाई के बाद स्क्रैप कारोबारी ने गलती स्वीकार कर 81 लाख रुपए जमा कर दिए, जिसके बाद विभाग ने फर्मों के दस्तावेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। साथ ही साथ ये कहा गया कि जीएसटी चोरी करने वालों के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा। में हमारी टीमों द्वारा जो है कि 5 फर्मों की जांच की गई थी, जो देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार। और इसमें ऋषिकेश की एक टीम जो हरिद्वार में की गई थी उसकी फर्म का था, जिसमें से मुख्यतः अरहान ट्रेडर्स, हिंदुस्तान ट्रेडर्स, सिद्धवली बिल्डर्स और एसके स्टील की जांच की गई थी। इनके द्वारा विशेषकर किया गया फर्जी फेक बिलें जारी की जा रही थी और 12 करोड़ के आसपास आईटीसी इविजन इनके द्वारा किया गया था। जांच के समय में हमारे अधिकारियों के द्वारा 70 लाख के आसपास जमा भी कराया गया है और इसकी विस्तृत जांच बियंसा इकाई देहरादून द्वारा की जा रही है। 12 करोड़ में से भी अभी तक 80 लाख जमा हो चुका है और इनकी विस्तृत जांच नियमित रूप से चल रही है अभी। हाँ, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। हमारे हरिद्वार की टीम के द्वारा भी जो है लगातार वाहनों की जांच। तो मेडिकल कॉलेजों के बेहतर संचालन को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें सभी चिकित्सकों और कर्मियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होगी। इस पर चिकित्सा शिक्षा के निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयारा ने कहा कि एसओपी बनाने को लेकर सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ बैठक की गई है, जिसमें एसओपी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया और साथ ही 1 हफ्ते में एसओपी बनाने का आदेश दिया गया है, जिसके बाद किसी भी कर्मी को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाने की जरूरत नहीं है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उसमें जो ये एसओपी बनाने की बात थी माननीय मंत्री जी के द्वारा, जो इसमें हमने एक बैठक कर ली है। सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ जो है एक बैठक करी है और विस्तृत चर्चा हुई है। और सबसे पहले जो एसओपी में जो पॉइंट्स आया है, जितने भी चिकित्सक हैं हमारे। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कंबल की लूट। खबर है लक्सर से, जहां अवतार सिंह भड़ाना के जन्मदिन पर हजारों की भीड़ जुटी तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद कंबल को लेकर छीना झपटी मच गई। कंबल बांट रहे लोगों के ऊपर चढ़कर कंबल छीने गए। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि छीना झपटी के दौरान कुछ लोग चोटिल तक हुए, लेकिन वो छीना झपटी से पीछे नहीं हटे। फिलहाल सोशल मीडिया पर छीना झपटी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कई लोग कंबल की छीना झपटी कर रहे हैं। मंच से ऐलान भी किया जा रहा है कि ऊपर मत चढ़ो, मंच गिर जाएगा, मगर लोगों ने किसी की सुनी नहीं। ऐसे में तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कंबल की लूट में किसी की भी जान जा सकती थी। सवाल यह है कि हरिद्वार प्रशासन और पुलिस ने ऐसे कार्यक्रम की अनुमति दी तो कैसे।
सियासी जमीन तलाशने के लिए फरीदाबाद निवासी अवतार भराना अपना जन्मदिन लक्सर में मनाने आए और नतीजा आपके सामने है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मंच पर चढ़कर लोग कंबल की लूट कर रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से कंबल की छीना झपटी की जा रही है और मंच के नीचे हो या मंच के ऊपर, ये देखिए ये कोई खेल नहीं है, ये बल्कि कंबल की लूट है। मंच पर कंबल बट रहा था और बार बार अनाउंस भी किया जा रहा है बगल में, आप देखिए बगल में खड़े होकर अनाउंस भी किया जा रहा है कि इस तरह से छीना झपटी ना करें, चोट लग सकती है। क्या 60-80 रुपए का कंबल कंबल लारा लुप्पा देंगे, कंबल कह रहे कंबल देंगे तो मैं यो करेंगे। अरे अब दिहाड़ी तोड़ के हम यहाँ आ गए तो हमें कुछ नहीं मिला और पुलिस से छितवा रहे उल्टे। हाँ सही बात है। जर्सी मिलेगी, गांव खेत आए, सब गांव वाले आ गए, ठीक अरब देने को मना कर रहे, सुबह शाम होगी मारपीट को कर रहे, बुलाना जरूर था, बेच गए बीच में पब्लिक इकट्ठी करी, वोट लेने के लिए करी, वरना कुछ था नहीं। अरे गुड़िया को इतनी भयंकर। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। केदारनाथ धाम के रक्षक भगवान भुकुंड भैरव मंदिर में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी करने का मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जिसको लेकर तीर्थ पुरोहितों पंच पंडा समिति रुद्रपुर ने खासी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मंदिर में इस प्रकार का अनैतिक कार्य किया जा रहा है, साथ ही वो व्यक्ति जूते लेकर पाषाण मूर्तियों को स्पर्श कर रहा है। उन्होंने सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए और ठोस कार्रवाई करने की मांग की। पंडा पुजारियों में इसको लेकर आक्रोश है और प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की गई है। किस तरह से चोरी करने का ये वीडियो वायरल हो रहा है और ये पूरा जो चोरी करने का मामला है ये भुकुंड भैरव मंदिर में चोरी की गई, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रशासन से अब जो पंडा पुरोहित है उन्होंने कार्रवाई करने की मांग की है और इस पर नाराजगी भी जताई गई। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।